गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा पाठ हम जो नया पाठ शुरू करने वाले हैं वो उस पाठ का नाम है जैव प्रक्रम, जो एक बायोलॉजी का पाठ है, जीव विज्ञान का पाठ है। देखिए, इस पाठ के शुरुआत करने से पहले हम कुछ बेसिक सी बातें पढ़ेंगे इसके बारे में। जैसे सबसे पहले इस पाठ के नाम से शुरू करते हैं, जैव प्रक्रम। जैव का जो शब्द का अर्थ है वो है जीवित, और प्रक्रम का मतलब होता है प्रक्रियाएं। तो अर्थात वह प्रक्रियाएं जो एक सजीव प्राणी को जीवित रखती हैं या उनके जो जीवन को सुचारू रूप से बनाए रखती हैं, जैव प्रक्रम कहलाती है। हमें जिंदा रहने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाओं की ज़रूरत होती है। जैसे हमारा पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है। पाचन तंत्र का मतलब जो हम भोजन खाते हैं उसको पचना जरूरी है उसका, ताकि जिससे हमें ऊर्जा मिले और हम दिनचर्या के अपने काम कर सकें। श्वसन तंत्र का मतलब होता है सांस लेना, और जो ऑक्सीजन शरीर में जाकर भोजन का पाचन करवाती है उससे संबंधित है ये चीज़। उत्सर्जन तंत्र का मतलब होता है कि इस तंत्र में वो सभी अंग आएंगे शरीर के जो शरीर से हानिकारक पदार्थों को, वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालेंगे। इस चीज़ को हम कहते हैं उत्सर्जन तंत्र में आते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है कि जो सजीव को सजीव बनाए रखते हैं, यानी कि सजीव और निर्जीव उसमें अंतर क्या होता है। तो देखिए, इसमें दो मापदंड के बारे में हम पढ़ेंगे, सामान्य मापदंड और वैज्ञानिक मापदंड। सामान्य मापदंड का मतलब ये है कि हम इसमें उन गतियों के बारे में पढ़ेंगे जो हमें दृश्य होती हैं, साफ साफ दिखाई देती हैं। जैसे किसी भी जीव का, यहाँ मैंने बिल्ली का उदाहरण दिया हुआ है, बिल्ली का चलना एक जगह से दूसरी जगह जाती है। आप किसी का भी ले सकते हो, इंसानों का चलना भी हो सकता है, दौड़ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, गाय का जुगाली करना हमें दिखाई देता है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी चेस्ट ऊपर नीचे होती है, वो हमें दिखाई देती है। तो वो जो दृश्य गतियाँ हैं, पेड़ पौधों में विकास, आप देखते हो कि पेड़ पौधों में फूल आते हैं, फल आते हैं, और उनकी हाइट बढ़ती है, ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, सब दृश्य गतियाँ हैं जो हमें दिखाई देती हैं। वो सामान्य मापदंड है किसी भी चीज़ के सजीव होने के लिए। मतलब जो भी चीज़ें ये जो दृश्य गतियाँ हैं, अगर ये किसी में हो रही हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जा रहा है, तो वो सजीव का उदाहरण हो सकता है। लेकिन अगर इसके साथ साथ हम ये कहें कि भाई बस भी तो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो क्या वो सजीव है? जी नहीं, वो सजीव नहीं होगी, क्योंकि जो अदृश्य गतियां हैं जो हम वैज्ञानिक मापदंड पढ़ेंगे उसमें भी क्या होता है, सजीव में वो होना भी जरूरी है। तो अदृश्य गतियां होंगी वैज्ञानिक मापदंड में, जैसे कि जिनको हम हमारी इंद्रियों से नहीं देख पाएंगे, होंगी हमारे शरीर में वो, लेकिन हमें हमारी आँखों से दिखाई नहीं देंगी, ना हम किसी और इंद्रिय से उसको महसूस कर पाएंगे। जैसे कोशिका के अंदर भोजन का पाचन, कोशिका ऑक्सीजन को ग्रहण करती है, कोशिका क्या करती है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है। शरीर के अंदर जो है हमारा रक्त है, ब्लड है, वो एक जगह से दूसरी जगह तक चीज़ों को लेके जाता है। तो वहन जो है, परिवहन जिसको हम कह सकते हैं, ये अदृश्य गतियाँ हैं जो एक शरीर में हो रही हैं। यानी कि सजीव, किसी भी चीज़ के सजीव होने के लिए उसमें दृश्य और अदृश्य गतियों का, दोनों का होना जरूरी है। जैव प्रक्रम का अभिप्राय उन सभी प्रक्रियाओं से है जो जीवन को बनाए रखने के लिए तथा उचित अनुरक्षण के लिए, अनुरक्षण का मतलब होता है कि हम उसमें जो जीवन हमारा चल रहा है उसको सुचारू रूप से चला सकें उसको। ठीक है, तो उचित अनुरक्षण के लिए आवश्यक हैं। इसको मैंने कुछ अभिक्रियाएं हैं और कुछ क्रियाएं हैं, अभिक्रिया कह रहा हूँ मैं, कुछ क्रियाएं हैं ऐसी जो सजीव को सजीव बनाती हैं, यानी कि हमें ये बताती हैं कि यह जो सामने जो हम चीज़ देख रहे हैं वो सजीव है या नहीं है। इसको देखिए, पा से पाचन तंत्र, ऊ से उत्सर्जन तंत्र, से श्वसन तंत्र, वैसे वहन तंत्र, परिवहन तंत्र आएगा इसमें। और ये कुछ संवेद चीज़ें हैं, जैसे वैसे वृद्धि होती है, सन से संवेदना हो किसी चीज़ में, सजीव हम उसको कहेंगे जिसके अंदर संवेदना हो। मान लीजिए जैसे अगर हम बात करें, महसूस कर सकता हो किसी चीज़ को, उसको हम संवेदना कहते हैं। जैसे जनन आएगा, वो चीज़ें सजीव कहलाती हैं जो अपना विकास कर सकती हैं, अपनी पॉपुलेशन को, अपनी जनसंख्या को बढ़ा सकती हैं। उस प्रक्रिया को हम जनन प्रक्रिया कहते हैं। और गति, यानी कि वो गति कर सकें, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सके। जिन भी चीज़ों में ये सारी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, सजीव कहलाएंगी। उनके अंदर पाचन तंत्र होना चाहिए, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र। आपको इन चीज़ों का मतलब पता है, हम आगे डिटेल में एक एक तंत्र को आगे डिटेल में पढ़ेंगे। पाचन तंत्र का मतलब होता है कि भोजन का पाचन और उससे ऊर्जा निकलना। उत्सर्जन तंत्र का मतलब होता है कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना। से श्वसन तंत्र है, इसका मतलब है कि सांस लेना, और शरीर में जो ऑक्सीजन है वो अंदर जाके क्या काम करती है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकलती है, उसके बारे में है। वैसे वहन तंत्र है, वहन तंत्र यहाँ पे हमारा परिवहन तंत्र के बारे में है, शरीर के अंदर का परिवहन तंत्र जो हमें ये बताएगा कि जो हमारा रक्त है, ब्लड है, वो विभिन्न चीज़ों को, आवश्यक चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे लेके जाता है। वृद्धि जिसमें होगी,
ग्रोथ होगी, जैसे हमारी ग्रोथ होती है, जब हम छोटे थे तो हाइट कम थी, अब बड़े होने के बाद हाइट बढ़ रही है। संवेदना, हमें चीज़ें महसूस होती हैं। जनन, कोशिक जो कोई भी चीज़ है, कोई भी जीव अगर जनन करेगा तभी उसकी पॉपुलेशन में, उसकी जनसंख्या में वृद्धि होगी। और गति, जो गति कर सके, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सके, ये सारी चीज़ें जिसमें होंगी उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, सजीव कहेंगे। अब बात आती है पोषण की। किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, ये आपका एनसीईआरटी का प्रश्न है, जहाँ से मैंने शुरुआत की है इसकी, कि किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। देखिए, भोजन हमें ऊर्जा के लिए चाहिए, ऑक्सीजन सांस लेने के चाहिए, और जल जो है वो जितनी भी अभी हमने पिछले पेज पर जैव प्रक्रियाएं पढ़ी थी उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए जल की ज़रूरत होती है। ये 3 कच्ची सामग्रियां। अब ये बात अलग है कि हमें भोजन कहाँ से मिलता है, ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, जल कहाँ से मिलता है, ये बाद की बातें हैं, लेकिन हमें किसी भी सजीव को अपना जीवन चक्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पोषण, पोषण क्या है? किसी जीव के स्वास्थ्य एवं विकास के लिए आवश्यक भोजन को ग्रहण करने की विधि पोषण कहलाती है। देखिए, अगर कोई भी सजीव होगा तो उसका स्वस्थ रहना भी जरूरी है और उसका विकास करना भी, उसका विकास होना, उसमें ग्रोथ होनी, वृद्धि होनी भी जरूरी है। तो जो भी भोजन कोई भी जीव है वो भोजन क्यों ग्रहण करता है? वो इसीलिए तो ग्रहण करता है कि उसका स्वास्थ्य ठीक रहे और उसमें वृद्धि होती रहे। तो किसी की भी जीव के द्वारा स्वास्थ्य एवं विकास को सुचारू रूप से चलाने के लिए भोजन को जो ग्रहण करना होता है, उस ग्रहण करने की विधि को हम पोषण कहते हैं। पोषक तत्व क्या होते हैं? पोषक तत्व की परिभाषा ये है कि हमारे भोजन का एक घटक होता है जो हमें पोषण प्रदान करता है। जैसे आपने संतुलित भोजन की परिभाषा पढ़ी थी कि वह भोजन जिसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व उचित मात्रा में हो। पोषक तत्व यही होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन आदि जो होते हैं, खनिज, ये सब क्या है? भोजन के पोषक तत्व हैं जो हमें पोषण प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से हम भोजन खाते हैं। पोषक तत्व मुख्य रूप से 3 प्रकार के हो सकते हैं। जितने भी जो हम भोजन खाते हैं उनमें जो अलग अलग प्रकार के ये पोषक तत्व हैं, ये 3 उसमें हम बांट सकते हैं उनको 3 भागों में। वो कुछ पोषक तत्व वो होते हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट और वसा। दूसरा है जो शरीर का निर्माण करते हैं। शरीर में अगर कहीं टूट फूट हो रही है, कोई ऊतक में कुछ खराबी आ रही है, कोई कोशिका जो है वो नष्ट होने वाली है, उसका जो अगर निर्माण करेगी, उसको रिपेयर करेगी, उसको ठीक करेगी, तो उन खाद्य पदार्थों को हम क्या कहते हैं? शरीर निर्माण वाले खाद्य पदार्थ कहते हैं, जैसे जिनमें प्रोटीन्स और खनिज पदार्थ आते हैं। प्रोटीन हमें दालों से मिलता है, खनिज पदार्थ मिलते हैं। सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ, सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ वो हैं जो हमारी विभिन्न बीमारियों से सुरक्षा करते हैं, उनको हम सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ कहते हैं। इनमें विटामिन आते हैं। आपने पढ़ा है ना कि इस विटामिन की कमी से ये रोग हो जाता है, तो इस तरीके से विटामिन हमें बीमारियों से बचाता है, इसलिए हम क्या कहते हैं? इसको सुरक्षात्मक खाद्य प्रकार कहते हैं। बात आती है पोषण के प्रकार की। जो पोषण है वो कितने प्रकार का होता है, मतलब जो जीव हैं वो भोजन ग्रहण तो करते हैं, लेकिन वो कितने प्रकार से भोजन ग्रहण करते हैं? तो पहला है स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण का मतलब ये होता है स्वयं पोषी, मतलब वो जीव जो स्वयं का पोषण करते हैं, यानी खुद ही भोजन बनाते हैं और खुद ही फिर अपना पोषण करते हैं। तो जैसे इसमें पौधे आते हैं, मेनली जो है पौधे और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऊर्जा लेकर, ऊर्जा कौन सी हो सकती है? सूर्य से प्राप्त ऊर्जा हो सकती है, ये किसी और भी सोर्स से, किसी और स्रोत से ऊर्जा हो सकती है। तो पौधे, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा आपने पढ़ा है, कुछ प्रोटिस्ट भी होते हैं। आपने 9वीं क्लास में पढ़ा है कि जंतु जगत को हम, जो ये जगत है, जितने भी सजीव हैं उनको 5 जगत में बांटा जा सकता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा आदि, तो उनके बारे में था ये। तो पौधे, कुछ प्रोटिस्ट और कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो बाहर से ऊर्जा लेकर और कच्ची सामग्री से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आपको पता है जैसे पौधे हैं, हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये अपना भोजन स्वयं बनाने का जो पोषण है, इस पोषण को हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। इसमें जीव किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होता अपने भोजन के लिए, कच्ची सामग्री से अपना भोजन खुद बना लेता है। ऐसे जीव स्वपोषी जीव कहलाते हैं और पोषण की यह प्रक्रिया स्वपोषी पोषण कहलाती है। विषम पोषी पोषण, विषम का मतलब होता है दूसरों पर निर्भर करने वाला, जैसे पशु, जंतु जितने भी आ जाएंगे, इसमें इंसान भी आते हैं, कवक, फंगस, फफूंदी जिसको हम कहते हैं, और बहुत सारे प्रोकैरियोट कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाती, वह अपने भोजन के लिए दूसरों का मतलब यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों पर निर्भर करती हैं, उन्हें विषम पोषी जीव कहते हैं। और इस प्रकार के पोषण को विषम पोषी पोषण कहा जाता है। देखिए, स्वपोषी पोषण में अगर मैंने ये लिख रखा है कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो आप इसका मतलब ये नहीं समझेंगे कि हम अपना भोजन घर में स्वयं बनाते हैं, लेकिन हमें उसके लिए कच्ची सामग्री है वो तो पौधों से प्राप्त होती है ना, इसलिए हम लोग जो हैं वो विषम पोषी पोषण में आते हैं, विषम पोषी जीवों में आते हैं। स्वपोषी जीव वो होंगे जो कच्ची सामग्री से अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है,
इसके बाद है पेड़ पौधों में पोषण। यहाँ से शुरू करते हैं अपना पाठ। पेड़ पौधों में पोषण कैसे होता है, ये तो हमने पिछले ही पेज पे पढ़ लिया है कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी जीव होते हैं, यानी वो अपना प्रकाश संश्लेषण करके खुद भोजन बनाते हैं कच्ची सामग्री से लेकर। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। जैव का मतलब जीवों के अंदर होने वाली एक रासायनिक प्रक्रिया है। आप जीवों के अंदर हो रही है, इसका मतलब पौधे जो है सजीव होते हैं ना, तो जीवों के अंदर होने वाली एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें अकार्बनिक यौगिकों से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है, और किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में होता है। देखिए जैसे ये है पौधे, हम छोटी क्लासेज में परिभाषा पढ़ी है हमने कि 6 CO2 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु और 6 जल के अणु प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पढ़ा है आपने? इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप और ज़्यादा डीप में जाएंगे, छोटी क्लासेज में हो सकता है आपने ये परिभाषा पढ़ी हो, ये इक्वेशन पढ़ी हो, ये समीकरण पढ़ा हो, लेकिन जो इसका वास्तविक समीकरण होता है वो होता है 6 CO2 + 12 H2O। 12 जल के अणु होते हैं इसमें, जो C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनाएंगे, ऑक्सीजन के अणु बनाएंगे और 6 जल के अणु बनाएंगे। तो इधर वाले जो 6 जल के अणु हैं, इधर वाले को इस रिएक्शन को और बैलेंस करके सिर्फ 6 बचते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को लिख दिया जाता है, नहीं तो एग्जैक्ट रिएक्शन ये वाली होती है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु, 12 जल के अणु, प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाएंगे, ऑक्सीजन बनाएंगे और जल के अणु बनाएंगे। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, आगे मैंने ये इक्वेशन, जो सही वाली इक्वेशन है, ये लिख भी रखी है। जो कार्बोहाइड्रेट्स तुरंत प्रयुक्त नहीं होते, भोजन ने कार्बोहाइड्रेट बनाया, ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, पोषक तत्व है, तो जो पौधे ने कार्बोहाइड्रेट ये बनाया है, उसका कुछ हिस्सा तो क्या करता है पौधा अपनी खुद की वृद्धि के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूज कर लेता है, लेकिन जो यूज नहीं हो पाता वह स्टार्च के रूप में पौधे में संचित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। इसी प्रकार ऐसा भी होता है कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो हमें जितनी चाहिए उतना ठीक है, लेकिन अगर हमें कई बार ऐसा होता है ना कि हमें ऊर्जा की ज़रूरत है और हमें उसी टाइम पे भोजन नहीं मिल पाता, भूख लगी होती है, तो जो शरीर में संचित ऊर्जा है हमारी, ग्लाइकोजन के रूप में जो है वो ऊर्जा जो है वो इकट्ठी होती रहती है, और जब हमें ज़रूरत होती है तो वहाँ पे ग्लाइकोजन के रूप में, जैसे पौधों में भोजन जो है वो स्टार्च के रूप में इकट्ठा होता है, हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा भोजन होगा वो ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होता है। ठीक है, पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए निम्नलिखित सामग्रियों की आवश्यकता होती है। यहाँ बनाने के लिए आएगा, पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए निम्नलिखित कच्ची सामग्रियों की आवश्यकता होती है। तो आपको पता है किन किन पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल जरूरी हो। जो पत्तियां जो हरे रंग की होती हैं वो इसी वजह से होती हैं कि पौधों में मौजूद हरित वर्णक, हरे रंग का जो ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल कहलाता है, जिसकी वजह से पत्तियाँ हरी होती हैं। जल की ज़रूरत होती है, वो जड़ों के द्वारा पौधा मिट्टी से प्राप्त करता है। सूर्य का प्रकाश उसको चाहिए होता है, और खनिज लवण भी वो जड़ों के द्वारा कहाँ से प्राप्त करता है? मिट्टी से ही प्राप्त करता है। ये जो कच्ची सामग्री हैं ये पौधे को अपना भोजन बनाने के लिए जरूरी होती हैं। ये आपका एनसीईआरटी का प्रश्न भी है कि पौधे को अपना भोजन बनाने के लिए किन कच्ची सामग्रियों की ज़रूरत होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया यहाँ जो मैंने पिछले पेज पर लिख दी थी ये इतनी आसान नहीं है, ये 3 चरणों में प्रक्रिया होती है। सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले क्लोरोफिल जो होता है, वो जिसको मैंने अभी हरित वर्णक कहा था, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। जो सूर्य के प्रकाश से आने वाली ऊर्जा है उसको क्लोरोफिल क्या करता है? अवशोषित करता है, ग्रहण करता है। दूसरी चरण में क्या होता है? जो प्रकाश ऊर्जा जो क्लोरोफिल ने अवशोषित की है वो किस में बदल जाती है? रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। आपने ऊर्जा के संरक्षण का नियम पढ़ा है, जिसमें ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जा रहा है, और जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन हो जाता है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन बनेगी। यहाँ पे जल के अणु टूटेंगे तब ऑक्सीजन बनती है। जो हमने प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में यहाँ ऑक्सीजन बना रखी है ना, ये जल के अणुओं के टूटने की वजह से बन रही है। यानी कि ये ऑक्सीजन जो है, जो हमें पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के स्वरूप ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो यहाँ इस जल के अणु से आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आ रही है। ठीक है, तीसरा जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो ये थी, इसका कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होना। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल पहले किस में टूटेगा? ऑक्सीजन में टूटेगा, और जो बचा हुआ हाइड्रोजन है वो इस CO2 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करता है। ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। ये वही अभिक्रिया है। वहाँ पे मैंने 6H2O लिख रखे थे, यहाँ 12H2O। एग्जैक्ट जो है रिएक्शन वो ये होगी प्रकाश संश्लेषण की। ठीक है,
पेड़ पौधे की पत्तियों पर बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये आपने 9वीं क्लास में पढ़ा है। पौधों की पत्तियों पर जो छोटे छोटे बहुत सारे छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहा जाता है, इंग्लिश में उसको स्टोमेटा कहते हैं। और इन रंध्रों के द्वारा ऑक्सीजन तथा CO2 गैसों का आदान प्रदान होता है और जल का वाष्पीकरण होता है। ठीक है, ये जो छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको हम रंध्र कहते हैं। जब पौधे को प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की ज़रूरत नहीं होती तो जो द्वार कोशिकाएं हैं, अगले पेज पर बना रखा है मैंने इसका चित्र, द्वार कोशिकाएं जो होती हैं, जो रंध्रों के आसपास होती हैं, उनकी सहायता से रंध्र को बंद कर दिया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। जो प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया है जिससे पौधा अपना भोजन बनाता है, उसमें 2 प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। पहला है प्रकाशीय क्रियाएं। प्रकाशीय क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं, जिनको होने के लिए प्रकाश जरूरी होता है, यानी कि वो अभिक्रियाएं सिर्फ दिन के समय में ही होंगी, कि वह अभिक्रियाएं जिनमें कार्बनिक ऊर्जा जो है कार्बनिक ऊर्जा के अणु बनाने के लिए, मतलब ऊर्जा के अणु बनाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, वह प्रकाशीय क्रियाएं कहती हैं। पूरा प्रकाश संश्लेषण का जो प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपना भोजन कच्ची सामग्रियों से बनाते हैं, उनमें 2 प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, पहली प्रकाशीय, दूसरी अप्रकाशीय प्रक्रिया। तो इन प्रकाशीय प्रक्रियाओं में क्या होता है, कार्बनिक ऊर्जा के अणु बनाने के लिए, मतलब जो कार्बनिक जो प्रकाश ऊर्जा ली थी ना, वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है इन प्रकाशीय क्रियाओं की वजह से। और दूसरा अप्रकाशीय क्रियाएं, जो पूरा करने के लिए जिनको प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाशीय क्रियाओं में बनाए गए ऊर्जा अणु, जो इन क्रियाओं में जो हमें ऊर्जा के अणु हमने बनाए थे, उनका उपयोग करके वास्तव में पौधे का भोजन इन अप्रकाशीय क्रियाओं द्वारा बनाया जाता है। मतलब प्रकाशीय क्रियाओं में तो सिर्फ ऊर्जा बनती है, जो यानी ऊर्जा बनने का मतलब क्या हुआ, ऊर्जा बनने का मतलब ये हुआ कि जो प्रकाश ऊर्जा है वो कार्बन रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। और रासायनिक ऊर्जा में जब यहाँ पे ये ऊर्जा बदल गई है तो फिर अप्रकाशीय क्रियाओं द्वारा क्या किया जाता है, पौधे का भोजन बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। ये पत्ती की अनुदैर्ध्य काट है। जैसे ये हमारे पास एक पत्ती थी, हमने इसको यहाँ से काट लिया, यहाँ से काट के अगर आप यहाँ से इसको देखना चाहोगे तो ये आपको इसकी मोटाई के हिसाब से देखना चाहोगे तो यहाँ से इस तरीके से दिखाई देगी। और ये जो मैंने लाल पेन से इसको बॉक्स बनाया है, उसको अगर आप बड़ा करके और सूक्ष्मदर्शी में देखोगे तो आपको ये दिखाई देगी कि पत्ती के ऊपर एक रेड कलर के जो पेन से मैंने दिखाया हुआ एक चिकनी सी परत होती है जिसको क्यूटिकल कहा जाता है। क्यूटिकल के जस्ट नीचे कोशिकाओं की एक परत होती है जिसको बाह्य त्वचा कहा जाता है। इसके अंदर आपने 9वीं क्लास में उत्तक पढ़े हैं, पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा। ये जो उत्तक हैं, ये कोशिकाएं हैं, ये पैरेन्काइमा उत्तक की कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं में रिक्तिकाएं होती हैं, आपने पादप कोशिका में पढ़ा है ना, रिक्तिकाएं होती हैं बड़ी बड़ी, उनमें काफ़ी सारी। और इनमें हरित वर्णक क्लोरोफिल होता है, जिसको क्लोरोप्लास्ट होता है, जो आपने 9वीं क्लास में पढ़ा था पादप कोशिका में। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। ये जो हैं ये पैरेन्काइमा उत्तक है, लेकिन इसमें कोशिकाएं जो हैं वो दूर दूर एक दूसरे के साथ स्थित है और इनके बीच में वायु कोश होते हैं, वायु भरी हुई होती है। नीचे फिर से क्या आ जाएगा, बाह्य त्वचा आ जाएगी, और सबसे नीचे फिर से क्यूटिकल आ जाएगी, जो ऊपर वाली क्यूटिकल थी। मैंने क्यूटिकल को दोबारा नहीं लिखा। और रंध्र जो होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं, इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो हरे पेन से मैंने दिखा रखे हैं, ये छोटे छोटे छिद्र हैं, इनको हम रंध्र कहते हैं। और इन रंध्रों को बनाने वाली जो ग्रीन कलर की कोशिकाएं हैं, इनको द्वार कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, रंध्रों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान विसरण विधि के द्वारा होता है। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। विसरण विधि वह विधि होती है जहाँ पर एक चीज़ अधिक मात्रा वाली जगह से कम मात्रा वाली जगह पे अपने आप चली जाती है। जैसे मान लीजिए बाहर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, अंदर पत्ती के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, तो वो अपने आप अंदर चली जाएगी। इसी प्रकार जब इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होगी तो यहाँ ऑक्सीजन बनेगी अंदर, और ऑक्सीजन अंदर ज़्यादा है बाहर कम है, तो फिर ये रंध्र के द्वारा बाहर अपने आप आ जाएगी। इस प्रक्रिया को हम विसरण की प्रक्रिया कहते हैं। थैंक यू।